लेकिन हमें और राजनीतिक शक्तियों को और पार्टियों को और विचारधाराओं को अपने स्वार्थ के लिए झूठे नारे गढ़ने का बड़ा शौक है। और एक समय था जब लोग राजनीतिक लोगों की तरफ ही देखते थे और ये मानते थे कि राजनीतिक लोग जो बोलते हैं अच्छा और बहुत महान बात बोलते होंगे। लेकिन हुआ ये कि मैडम इंदिरा गांधी इस बात के लिए तैयार नहीं हुई और उन्होंने उसका ट्रांसलेशन धर्मनिरपेक्ष करवाया। और एलएम सिंघवी साहब ने अपनी किताब में लिखा कि मैडम इंदिरा गांधी, अगर भारत धर्मनिरपेक्ष हो गया तो हाहाकार मच जाएगा, अनार्की मच जाएगी। राजा का धर्म होता है, राजा का मजहब नहीं होता। लिहाजा धर्म और मजहब में जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए हमारे यहां कहा जाता है सारे धर्म बराबर हैं। यह सबसे बड़ा तीसरा झूठ है। धर्म सिर्फ एक ही है। हजारों हजारों साल से, जब से ये सृष्टि उत्पत्ति में आई है, ये कायनात, ये यूनिवर्स आई है, तब से लेकर के आज तक और हजारों साल जब तक पता नहीं कब तक ये धरती रहेगी, तब तक एक ही धर्म था, एक ही है, एक ही रहेगा। जिसे सत्य सनातन कहते हैं, वही एक धर्म है। मजहब और धर्म का फर्क समझिए। हमारे संस्कारों में धर्म दायित्व को और ड्यूटी को कहते हैं। एक पिता का पुत्र के प्रति क्या धर्म होना चाहिए, एक पत्नी का पति के प्रति क्या धर्म होना चाहिए, एक बेटी का मां के प्रति क्या धर्म होना चाहिए, इसे धर्म कहा जाता है। मंत्रों का उच्चारण और घंटा बजाना धर्म नहीं होता। लिहाजा हमें कंफ्यूज किया गया। जितने भी मजहब हैं, दुनिया में जितने मजहब हैं, उनकी कोई किताब है, उनका कोई पैगंबर है। वो किताब कभी पैदा हुई है, वो पैगंबर कभी पैदा हुआ है। इसलिए मैं बार बार एक बात कहता हूं कि सनातन का न कोई किताब है, न वो पैदा हुआ है, और जो कभी पैदा नहीं होता वो मर नहीं सकता। जो किताबें पैदा हुई हैं, जो पैगंबर पैदा हुए हैं, उनकी कोई ना कोई डेट होगी जब वो समाप्त होंगे। अकबर ने भी एक मजहब चलाया था, पता चला कहां है? वो दीन के इलाही के पास पहुंच गया। इसलिए धर्म और मजहब में फर्क करना सीखें। इसलिए मैं बात कहता हूं कि आज 2021 के दौर में भारत के युवा के पास एक ऐसा हथियार है कि आप कितना भी पाखंड और झूठ बोलेंगे, आप डाइस से उतर के नीचे जाएंगे, इससे पहले वो युवा बता देगा कि ये जो आदमी बोल रहा था क्या सच था क्या गलत था। 5 मिनट में उसके पास सारी चीजें आ जाएंगी। इसलिए आज के युवा को झूठ और भटकाया नहीं जा सकता। मैं मानता हूं कि आज के युवा इसी कारण से दुनिया में जो उथल पुथल है, अमेरिका में जो उथल पुथल है, दुनिया के तमाम देशों के अंदर जो कोताहल मचा हुआ है, उसके पीछे एक ही बड़ा कारण है कि आज संचार क्रांति ने दुनिया को बहुत छोटा कर दिया है। इसलिए कौन राष्ट्र के साथ है और कौन राष्ट्र के खिलाफ है, यह बिल्कुल ओपन है। लिहाजा एक और हमारे राजनीतिक लोगों ने बहुत दिन तक यह नारा चलाया, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। अरे ये मजहबी है जो आपस में बैर रखना सिखाता है। ये सिर्फ धर्म है जो पूरी दुनिया में बैर रखना नहीं सिखाता। इसलिए अपने अपने नारों को, नैरेटिव को करेक्ट कीजिए। ये 2021 में नैरेटिव की लड़ाई है और आपने गलत नैरेटिव पैदा कर लिए हैं, इसलिए आप सही तरीके से उसका जवाब नहीं दे रहे। मैं कभी किसी युवा से नहीं कहता कि तलवार उठाओ और गर्दन काट दो। जिनकी किताब ये कहती है वो जाने। मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने तर्कों से, लॉजिक से, रीजन से, रेफरेंस के साथ आप अपने दुश्मन को नस्ते नाबूद करें। अगर आप बौद्धिक रूप से मजबूत होंगे तो फिर आपको किसी हथियार की आवश्यकता नहीं होगी। एक डरपोक समाज, मानसिक रूप पे समाज पहले डरपोक होता है, फिर आप उसको कितना भी बड़ा हथियार दे दें वो चला नहीं सकता। लिहाजा मैं मानता हूं कि पिछले 70-80 सालों में इस इंडियन स्टेट भारत राष्ट्र के खिलाफ काम कर रहा था। इसलिए स्टेट में और नेशन में फर्क करना सीखिए। देश, राष्ट्र
और सरकार तीन अलग अलग चीजें हैं। देश की परिकल्पना सिर्फ एक ज्योग्राफी के तहत होती है कि भारत एक भूमि का टुकड़ा है, उस टुकड़े के तमाम उसकी सुरक्षा के लिए सेना लगी हुई है, एयरफोर्स लगी हुई है, नेवी लगी हुई है। लेकिन राष्ट्र क्या है? देश और राष्ट्र में फर्क सिर्फ इतना ही है कि राष्ट्र आपके सरोकारों से, संस्कारों से, संस्कृति से, आपकी आस्थाओं से चलता है, और राष्ट्र को समाज चलाता है और देश को सरकार चलाती है। पिछले कई सालों में मैं लगातार यह देख रहा हूं कि आज के युवा को, सत्ताओं में बैठे हुए लोग समाज को पूरी तरीके से पॉलिटिकली ड्रिवन कर रहे हैं कि हर आदमी यह मान के चले कि राजनीति ही उसका अंतिम लक्ष्य है। जिन लोगों को सत्ता प्राप्त करनी है उन्हें करने दीजिए, लेकिन जिनको राष्ट्र से प्रेम है, अपनी आस्थाओं से प्रेम है, अपनी पहचान से प्रेम है, अपने सरोकारों से प्रेम है, अपनी संस्कृति से प्रेम है, अपने इतिहास से प्रेम है, वो तमाम सारे लोग राजनीतिक सत्ताओं के पीछे भागने से अलग हों और राष्ट्र निर्माण में लगें, तभी ये देश बचेगा। इसलिए आज ये कहा गया, भारत के आर्मी चीफ ने कहा, खुल्लम खुल्ला कहा, लेकिन हम समाज को इतना स्वार्थी बना चुके हैं कि हमें सच बात अच्छी नहीं लगती। भारत के आर्मी चीफ ने कहा कि ये जो भारत है ये 2.5 युद्ध में ग्रस्त है। भारत के पश्चिम में एक मुल्क है, भारत के पूरब में 2 मुल्क हैं। भारत की सुरक्षा के लिए दुनिया के रफेल हैं, मिराज हैं, एयरफोर्स है, नेवी है, लेकिन ये जो 2.5 युद्ध में ये आधा युद्ध है, ये भारत राष्ट्र के अंदर गद्दारों द्वारा लड़ा जा रहा है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग द्वारा लड़ा जा रहा है, ये शाहीन बाग पे लड़ा जा रहा है, ये अलग अलग शक्लों में है, ये आपके कॉलेजेस में मिलेगा, ये इंटरटेनमेंट में मिलेगा, ये इतिहास में मिलेगा। इस युद्ध से लड़ने के लिए भारत राष्ट्र के हर नागरिक को लड़ना है। इसके लिए राफेल की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके लिए सेना की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये युद्ध आज भारत के सामने एक बड़ी चुनौती बन के खड़ा हुआ है। आज के युवा को चाहिए कि आप किसी पार्टी को वोट दें, आपका कोई विचार हो, यह मेरे लिए कतई महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने राष्ट्र को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी पहचान को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं, यह बात तो कही गई कि छत्रपति शिवाजी को जिस विश्वविद्यालय में मैं पढ़ा, वहां के एक प्रोफेसर ने भारत का इतिहास लिखा, वो जीवित हैं, और उन्होंने लिखा शिवाजी इज ए माउंटेन रैट। मेरा सवाल यह है कि ये सब बातें कहना मन से अच्छी लगता है, लेकिन अगर आपका यह यकीन है और कन्विक्शन है कि यह गलत है, तो यह बदला गया कि नहीं बदला गया, या इसके बदले जाने के लिए भी कोई नई सरकार आएगी क्या? आपके पास समय कम है, बहुत कार्य करने हैं सरकारों को। जो लोग राष्ट्र से प्रेम करते हैं वो इतनी शक्ति पैदा करें कि सरकारें ये पूछें कि अब हमें अगला काम कौन सा करना है। इसलिए सरकार बदलने से पहले समाज का बदलना जरूरी है। मैं मानता हूं कि 2014 और 2019 ऐसे ही नहीं पैदा हुआ है, पहले समाज बदला तब सत्ता बदली है। इसलिए इस सत्ता को, जो यहां हो या दिल्ली में हो या देश के कहीं भी हो, आपको एक पॉजिटिव एजिटेशन करना है, आपको एक सकारात्मक आंदोलन करना है। इस देश में संसद से बनाए हुए कानून के खिलाफ लोग बैठ जाते हैं, इस देश में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पास किए हुए किसी आदेश के खिलाफ बैठ जाते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या भारत राष्ट्र का युवा सब कुछ सरकार करेगी इसी इंतजार में बैठा है? नहीं, सब कुछ सरकार नहीं कर सकती। मेरी आपसे एक गुजारिश है, ये काम आप करें और इसका रिजल्ट देखें कि आज भी भारत के संविधान में 20 झूठ बोले गए हैं, 20 ऐसी धाराएं डाली गई हैं जो झूठ और फरेब से भरी पड़ी हैं। क्या आप उस पर चिंतन मनन नहीं कर सकते? ऐसे ही एक धारा थी 333, 333, 1950 में संविधान बना, और 333 नाम की यह धारा क्या है यह पूछा नहीं किसी ने। हम लगातार पिछले 50 साल से बच्चों को यह पढ़ाते हैं कि भारत की लोकसभा में 545 सदस्य हैं,
543 पे चुनाव होता है, लेकिन 2 लोग जो है राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। कभी इसके बारे में पूछा नहीं, ये कौन लोग हैं, कहां से आए थे, किस लिए किए जाते हैं। लेकिन मुझे खुशी है, मैं इसलिए बार बार कहता हूं, मंचों से ईमानदारी से बोलिए, आज का समाज सच सुनना चाहता है, झूठ सुनना नहीं चाहता। यही वजह है कि 2 साल पहले नासिक के अंदर इस मुद्दे को उठाया गया कि आखिर ये 333 नाम की धारा किस काम की है और क्यों डाली गई है। तब पता चला कि भारत जब यहां पे तथाकथित तौर पे आजाद हुआ, क्योंकि आजादी का कोई डॉक्यूमेंट भारत के आर्काइव में नहीं है, ना लंदन की लाइब्रेरी में है। यह भारत 1947 को ट्रांसफर ऑफ पावर हुई थी, आजादी नहीं मिली थी। लेकिन आप सोचिए कि वो ताकतें जिसे आप कहते हैं ये ब्रिटिश शासन था, मैं कहता हूं उस नैरेटिव को बदलिए। ये मुगलों का शासन नहीं था, ये इस्लामिक आतंकियों का शासन था, ये ईसाइयों की सरकार थी। आप उसे ब्रिटिश कह करके असली नैरेटिव से बदलने